सक्सेसफुल ट्रेडर की जो जर्नी होती है, ठीक है, उसके 4 स्टेज होते हैं। स्टेजेस ऑफ ए ट्रेडर, और यूं बोले ट्रेडर नहीं, मैं इसको बोलूं सक्सेसफुल ट्रेडर, और इसको मैं स्टेजेस की जगह पे लिख देता हूं जर्नी, जर्नी ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से कर दूं। और मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि ये जो स्टेज है, ये आपको 4 पार्ट में बटा होगा। ये जो स्टेज है, ये 4 पार्ट में बटा होगा। ठीक है, और ये चार चार पार्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, आपको मैं पहला स्टेज क्या है यहाँ पे लिख दूं, पहला स्टेज, ये लिख दूं आपको दूसरा स्टेज, ये लिख दूं आपको तीसरा स्टेज, और ये लिख दूं चौथा स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आता है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे मैं लिखूं सेकंड स्टेज, ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेज। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो फर्स्ट स्टेज का हम नाम देते हैं लर्निंग स्टेज। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बता रहा हूं, और इस पॉइंट का जो मतलब है वो बहुत ही गहरा मतलब है, बहुत ही गहरा मतलब है। देखिए, और कोई भी स्टेज ऐसा स्टेज नहीं है कि आप एक स्टेज को क्रॉस कर लिए तो फिर से आप उस स्टेज पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, आप 1 से 2 पे आ गए तो जरूरी नहीं है कि अब आप फिर 1 पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, या 2 से 3 पे आ गए तो 3 से फिर जरूरी नहीं है कि आप 1 पे नहीं आओगे, कभी आ सकते हो। फिर 1 से लेकर 4 पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि आप प्रो हो गए हो तो आप कभी 1 पे नहीं आ सकते हो। इट इज ऑल अबाउट लाइफ, कभी राजा कभी रंग, कभी राजा कभी रंग। वो डिपेंड करता है अगेन रूल बेस्ड ट्रेडर। मतलब ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल हो गए, मतलब आप करोड़ों रुपया बना लिए, आपका 9 डिजिट 10 डिजिट में पोर्टफोलियो हो गया, एंड देन उसके बाद आप एरोगेंट बन गए, और उसके बाद आपको लगता है कि आप ही अपन ही भगवान है। ठीक है, आप ही ऑपरेटर हो, आप ही मार्केट को चलाते हो, तो वो पोर्टफोलियो आपका 10 डिजिट से 0 डिजिट पे भी पॉसिबल है आना। ठीक है, और ये चीजें हुई है, कुछ नया नहीं मैं बता रहा हूँ। सो एवरी स्टेज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी स्टेज इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी। इसलिए मैंने यहाँ पे जर्नी वर्ड, स्टेज को मैंने हटा के मैंने जर्नी वर्ड का यूज क्यों किया? इट इज लाइक लाइफ इज ए जर्नी। उसी तरीके से यहाँ पे हर एक स्टेज जो मैं बता रहा हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर का, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, जिसमें पहला स्टेज हमने आपको बताया जो लर्निंग का होता है, दूसरा स्टेज जो होता है वो ऑब्जर्विंग का होता है, ऑब्जर्विंग का होता है, या इसको बोले सीइंग का होता है। सिंपल भाषा में, मतलब आप उसको क्या बेसिकली करोगे, चार्ट पे देखते रहोगे उसको, प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया। फिर तीसरा स्टेज जो होता है, तीसरा स्टेज आपका इम्प्लीमेंटेशन का होता है ना। यहाँ पे मैं कुछ चीजें, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तीसरा स्टेज इंप्लीमेंटेशन का होता है, जहां पे आपने जो सीखा है और सीखने के बाद जो ऑब्जर्व किया है उसको आप इंप्लीमेंट करते हो। और उसके बाद जो हमारे हिसाब से फाइनल स्टेज होता है, उसको हम बोल देते हैं कि अब काफी लर्निंग को एंड बेस्ड ऑन जो भी हमारा डेटा निकला है, उस पूरा डेटा का एक फैक्ट बनाते हैं, और उस फैक्ट से जो रिजल्ट आया, बेस्ड ऑन दैट हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, और उसके बेस पे हमारा अपना, हमें समझ में आता है कि मेरा क्या ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में हूँ या इन्वेस्टमेंट में हूँ या स्विंग ट्रेड में हूँ या पोजिशनल में हूँ। ठीक है, स्विंग मतलब कैश में हूँ, फ्यूचर में हूँ, जो भी है आपका जो भी स्टाइल होगा आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेज जो होगा उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज। अच्छा, आप मे भी यहाँ पे पूछ सकते हो कि एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? तो वर्ड पे मत जाओ, वही है, भावनाओं को समझो, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा उससे आपको समझ में आएगा ना। अच्छा, क्वालिटी ऑफ, इसलिए मैंने पहले बोला कि एवरी स्टेज इज ए जर्नी, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑब्जर्विंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन, यस आप ये बोल सकते हो कि जब ये दोनों हो गया, ये पार्ट में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कुछ नया इनोवेट नहीं करते हो। ठीक है, अब लेट्स से कि आप 5 साल हो गए, आप फोर्थ स्टेज में हो, सपोज आप फोर्थ स्टेज में हो, आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हो शेयर मार्केट से, लेकिन उसी में आपको कुछ दिमाग में नया आइडिया आता है और आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो। तो आपने फिर क्या किया, एक नया कंसेप्ट सीखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो वहां पे उस आइडिया को, जो नया आइडिया है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन की, आपको लगता है कि हाँ यार दिस वर्क्स, तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर मतलब एक्चुअली गेम खेलोगे। ठीक है, सो दिस इंप्लीमेंटेशन मींस एक्चुअली यू आर जस्ट ट्राइंग आउट। ठीक है, ट्राइंग आउट मतलब हिट एंड ट्रायल जो करते हैं वो वाला चीज। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्या है डिटेल। सो पहला स्टेज देखिए, अब जब मैं बोल रहा हूँ कि एवरी स्टेज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो मैंने देखा है कि वो 10 साल हो गए शेयर मार्केट में और अभी भी वो इसी स्टेज में स्टक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रूल और कोई टाइम फिक्स नहीं है। देखो, इट इज लाइक कि कोई 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर करता है, कोई 2 मिनट में कवर करता है, कोई 1 दिन में कवर करता है। यहाँ पे वही चीज है कि आप लर्निंग प्रोसेस को 3 महीने में कवर करते हो, या 6 महीने में कवर करते हो, या 1 साल में कवर करते हो, या आप 5 साल लगा देते हो, या आप पूरा जन्म ही लगा देते हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल, कोई ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ।
ठीक है, देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर कमिटमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर डिसिप्लिन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, ये डिसाइड करेगा कि आप अपनी लर्निंग को, जो एक बेसिक लर्निंग है, जो बेसिक लर्निंग आपको मदद करेगी इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, उसको मेरे हिसाब से 3 मंथ इज एनफ. इफ समवन हु इज हंग्री एनफ, समवन हु हैज अ ड्रीम, समवन हु हैज अ विजन, समवन हु फील लाइक कि they actually want to live a better life or they want to achieve that financially freedom, ठीक है, financial freedom, they just want to get out of that rat race of go to work come back home, और इसको जॉब बोलो, जो भी बोलो, तो उसके लिए ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज क्रॉस करने के लिए 3 महीने काफी है. एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट, इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, मैं ये 4 स्टेज अपने अनुभव से, मैं ये 4 स्टेज मैंने निकाला. ये चीज मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये एक कंसेप्ट करके, और मैंने ये सोचा कि अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट है, उसको बताऊं कि देखिए, आप यदि सीरियस होते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पे पहुंचने में. सो फर्स्ट स्टेज टेक्स 3 मंथ्स. अब वो कब, अब समझिए स्टेज को. 3 महीने मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने जैसे स्टॉक मार्केट में आए, पहला एंट्री मारा. हर कोई एंट्री मारता है, तो आप मैक्सिमम में देखोगे, जैसे मैं अपनी बात शेयर करूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उस समय लर्निंग पे फोकस किया. ठीक है, ये हमें पहले से मालूम था कि कुछ नया चीज करना है तो पहले सीखना पड़ेगा, ये पता था. लेकिन एक राइट सोर्स भी तो मिलना चाहिए हमें, एक ऑथेंटिक चीज तो मिलना चाहिए हमें. Now, problem in stock market, which is honestly I am saying, this is the biggest issue in stock market, कि people actually struggle to get authentic things. ठीक है, आपको क्या करोगे, इज अवेलेबल इज यूट्यूब, सोशल मीडिया, और आप अपने दोस्तों को फॉलो करोगे, और इसने वो दे रहा है, वो वेबिनार अटेंड कर रहा है, और ऐसे करके वो सालों साल लगा देते हैं. ठीक है, एंड मेरी ट्रेडिंग जर्नी में यदि आप मुझे बोलोगे, तो मुझे भी एक ऑथेंटिक जगह पे पहुंचने में 2 से ढाई साल लग गए. ठीक है, तो वो जो 2 से ढाई साल गए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक्चुअली पार्ट ऑफ लर्निंग ही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ. लेकिन जब आपको एक ऑथेंटिक चीजें मिल जाती है, आपको वहां पे समझ में आ जाता है कि बॉस, ये चीज ना मुझे नैया पार कर देगा, मतलब डूबते को तिनके का सहारा. ठीक है, ये चीज जो है, मैं जो ढूंढ रहा था, अब वो मुझे मिल गया. जब आपको ये फीलिंग आ जाती है, ठीक है, कि जब आप उस कोर्स को, या कहीं से, जहां से भी आप सीखते हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी थ्योरी सीखते हो, जैसे कि आपने डिमांड सप्लाई थ्योरी सीखा, या आपने सप्लाई जोन, सॉरी, आपने रेसिस्टेंस सपोर्ट कांसेप्ट सीखा, कन्वेंशनल पैटर्न सीखा, ठीक है, आपने कुछ भी सीखा, इट डज नॉट मैटर. आपको जो फील हो गया कि नहीं, ये मेरे को नैया पार कर देगा, ठीक है, आपको लग गया, आपके अंदर वो फील हो गया कि ये ऑथेंटिक चीज है. जब आपको ये चीजें मिल जाती है, ठीक है, जब आपको ये चीजें मिल जाती है, उसके बाद 3 महीने काफी होते हैं अपने लर्निंग फेज, मतलब फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप, ठीक है, उसके बाद अब जो भी आपने सीखा, ऑफ कोर्स जो भी आपने सीखा, वो तो थ्योरेटिकली सीखा, या तो आपने यूट्यूब से सीखा, या आपने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन किया, जो भी है, जिस वे में भी है, मैं वो नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, बट जहां से भी आपने सीखा, आपको वहां पे ऑथेंटिक चीजें मिल गई, आपको वहां से सपोर्ट मिल गया, और जब आपने वहां से सीख लिया, तो अब जो भी आपने एज ए थ्योरी बेसिस सीखा, ठीक है, और जो भी आपने कंसेप्ट सीखा, ठीक है, अब उस कंसेप्ट को, अब स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल. इट इज लाइक कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब थ्योरी क्लास में थ्योरी पढ़ते थे, तो लेबोरेटरी जाते थे और उस चीज को इंप्लीमेंट करते थे. तो जब आप इंप्लीमेंट करने जाते थे लेबोरेटरी में, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले ही टाइम में रिजल्ट लेके आ जाते थे. कहीं ना कहीं पानी में जो केमिकल मिलाते थे, और उससे जो कलर आना था, एक बार में तो जरूरी नहीं है हमारा आ जाता था, और मेरा तो कभी नहीं आता था, कुछ लोगों का मे भी आ जाता था, वो बाय फ्लूक भी आ सकता था. लेकिन आप 2-4 बार ट्राई करते हो, या आप वहाँ पे एफर्ट डालते हो, कोशिश करते हो, जो आपने सीखा है उस पर टाइम स्पेंड करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक ना एक डे रिजल्ट तो आ ही जाता है. तो उसको बोलते हैं कि उसको प्रैक्टिकली, मतलब आप इंप्लीमेंट करते हो. ठीक है, या फिर आप लेबोरेटरी में जाते हो, और लेबोरेटरी में आपके जो टीचर होते हैं, वो टीचर आपको करके दिखाते हैं. तो जो करके दिखाते हैं, आप उसको होते हुए देखते हो. तो देखो, एक चीज जो है बोला गया है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है, उसको बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग. मतलब जो आप देखते हो, उस चीज पे आप भरोसा, ये आसान होता है करना. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जो चीज देखते हो उसी पे भरोसा करते हो, कुछ चीजें नहीं देखते हो फिर भी भरोसा आप कर लेते हो. ये ह्यूमन टेंडेंसी आज के डेट में. लेकिन जनरली देखा गया है कि इट इज वेरी इजी टू बिलीव ऑन समथिंग व्हेन यू सी थिंग्स हैपनिंग. तो यहाँ पे जब आप जो चीज, जो कंसेप्ट आपने सीखा है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं डिमांड सप्लाई कंसेप्ट, यदि आपने इस डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को सीख लिया है, तो अब उसको आप चार्ट पे होते हुए देखोगे. अब ये क्लास में आपको मैंने कितनी बार बोला है, करके दिखा रहा हूँ, चार्ट को मैं बार बार रीड करता हूँ, देखिए ये डिमांड जोन था वीकली का, कैसे ये डिमांड जोन चला. यहाँ पे यदि हमने ये एंट्री बनाई, और ये इसका स्टॉप लॉस था, तो देखिए ये 1:2 का टारगेट दिया. ठीक है, तो अब आप उस चीज को होते हुए चार्ट पे देखते हो. और ये जो सीइंग है, ये सीइंग जो है, ये एक्चुअली में 2 पार्ट में बटा हुआ है. ये एक्चुअली में 2 पार्ट में. ठीक है, इसको आप समझिए, ये 2 पार्ट क्या है. ये 2 पार्ट में एक जो होता है, उसको हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग. कि आप चार्ट पे उतना समय निकालो कि आप चार्ट पे पीछे के डेटा को रीड करो, वहां पे डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाते हैं, और पीछे जहां पे भी आपको जाना है, लेट्स से कि आपने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया. क्या रेफरेंस पॉइंट ले लिया आपने, ये ले लिया ईयरली पे गया, और ये आपको दिख गया 2020, क्योंकि 2020 में एक अच्छा खासा मार्केट का फॉल आया, तो मैं 2020 में गया, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया. अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने क्या सीखा. यहाँ से मैं देखता हूँ
कि एक जो भी है जहां पे भी यही इसी लाइन से डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। आपको यहाँ पे दिख गया, क्या दिख गया कि ये देखिए ऐसे चार्ट हमने कर लिया। यहाँ से हमको चार्ट देखना है, पीछे छोड़ दीजिए, इस पूरे पार्ट को इग्नोर मारिए, इस लाइन के लेफ्ट साइड को इग्नोर कीजिए। आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से रैली बेस 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 बेस, 4 बेस कैंडल के बाद एक रैली बनी है, जिसने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 7 आउट ऑफ 7 का जोन है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना है इसको, बट आप यहाँ पे एक डिमांड जोन तो मार्क कर सकते हो। आपको ये तो बता रहा है कि ये एक डिमांड जोन है, 4 बेस कैंडल वाला, क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं है, बट डिमांड जोन तो है। आपने यहाँ पे चार्ट पे गया, यहाँ पे आपने अब क्या किया, एक एंट्री मार्क कर दी। ठीक है, अभी मैं इस एंट्री पॉइंट को हटाता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जब ये कैंडल बन गया, ये कैंडल बन गया, तो अब चार्ट आप आगे नहीं देख रहे हो, यहीं तक देखे हो, आपने यहाँ पे एंट्री मार्क कर दी इसके प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आप एक डायरी में रखोगे, डायरी में लिखोगे कि ये क्या हो गया, आपको जितने भी पॉइंट का स्टॉप लॉस है जहां पे एंट्री है। अब यहीं पे चार्ट पे, चूंकि चार्ट आप देख रहे हो, अब इसके ऊपर टारगेट क्या होगा, तो जो सप्लाई जोन होगा, तो पहला सप्लाई जोन, लेट्स से कि प्राइस यहां से नीचे आ रही है, तो पहला सप्लाई जोन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, जहां से प्राइस नीचे आ रही है। तो हम यदि यहाँ पे टारगेट रखते हैं, क्या ये 1:2 है, 1:1.95 है, ऑलमोस्ट 2 है, या फिर नहीं है तो यहाँ पे चले जाएंगे, सप्लाई जोन देखेंगे तो यही सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई है। 1:2 टारगेट ले लिए। अब हम चार्ट को आगे करते हैं, क्या आई है, देखिए प्राइस आई, स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यदि मैं इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखता तो क्या पता हिट कर सकता था। तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे गैप क्यों रखा है स्टॉप लॉस का। अब क्या मेरे को ये टारगेट 1:2 दिया है, आप देखो ये आपका 1:2 कहाँ पे हो गया, 1.932, क्या इसने दिया है, हाँ दे दिया है। आप देखोगे तो इस पूरे सेल ऑफ का, इस पूरे जो सेल ऑफ है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन ये है। आप देखो यहाँ पे रैली और ये सारे बेस कैंडल का जो प्रॉक्सिमल लाइन है वहां तक गए, टारगेट आपको वहां तक का दे दिया। क्या ये सप्लाई डिमांड जोन चला, यस चला। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से आप आगे बढ़िए, फिर से आप देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये एक बेस रैली, रैली का मल्टीपल लेग आउट का यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, आपने अपनी एंट्री को यहाँ पे रख दिया, जब प्राइस यहाँ पे थी, मतलब चार्ट कुछ इस तरह से था, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है, यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है, लेकिन यहाँ प्राइस नहीं आई है, फिर यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो आपने ये सारे डिमांड जोन मार्क कर दिया। अब देख रहे हो आप, ये जो है प्राइस जब आई तो इस डिमांड जोन से चल गया, पीछे ये नहीं आई है, तो ठीक है नहीं आई है, तो इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको इस तरह से मार करके छोड़ देंगे कि देखते हैं फ्यूचर में कभी आएगी तो किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या ये डिमांड जोन चला, हाँ चला। कितने का टारगेट दिया, तो देखिए कितने का टारगेट दिया, 1:2 का दिया, हाँ दे दिया, फिर दोबारा भी चल गया। अब देखिए दोबारा में आपको पता है पेंडिंग ऑर्डर कंसेप्ट, तो वो खत्म हो गया। फिर अब आप देखो, तो ये एंट्री अब आपको इस डिमांड जोन से मिल गया, इस डिमांड जोन के देखिए यहाँ पे जो बेस कैंडल है, यहाँ पे रैली बेस रैली, यहाँ से भी मिल गया। क्या यहाँ से आपको 1:2 दिया, यहाँ से भी आपको 1:2 दे दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से बैक टेस्टिंग करो, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। तो वही चीज मैंने लिखा कि एक होता है बैक टेस्टिंग और दूसरा होता है फ्रंट टेस्टिंग। फ्रंट टेस्टिंग इज लाइक कि जैसे अभी मैं क्या कर रहा था, कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैं नेटवर्क 18 का चार्ट ओपन किया हुआ था। मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, छोड़िए इसको छोड़ते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कैनरा बैंक पे ही चलते हैं, जिसपे थे उसी पे चलते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे डेली पे चले गए, डेली पे कहीं कुछ नहीं दिखा। ठीक है, वीकली पे ही चलते हैं, डेली पे चले, डेली पे ना जल्दी मिलेगा एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, तो डेली का दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आप देखो तो ड्रॉप बेस 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 बेस, 5 बेस कैंडल वाला एक डिमांड जोन है। ठीक है, उसके बाद रैली है, फिर गैप के साथ एक बेस कैंडल है विच इज सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज एक्साइटिंग कैंडल, तो मल्टीपल लेग आउट हो गया। ठीक है, बट स्टिल दिस इज नॉट ए 7 आउट ऑफ 7, 5 बेस कैंडल है तो ये 6 आउट ऑफ 7 लेवल हो गया। अब आपकी एंट्री यहाँ के प्रॉक्सिमल लाइन पे हो गई, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। क्या ये आपको, अब जैसे प्राइस आपकी यहाँ पे थी, कहीं यहाँ पे थी, आपने ये डिमांड जोन तो बन गया था, इस डिमांड जोन को ऐसे मार करके छोड़ दिया। ठीक है, अभी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, मतलब आप पैसे नहीं लगा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे लगा रहे हो। ठीक है, आप पैसे नहीं लगा रहे हो, अब बस चीजों को होते हुए देख रहे हो। तो एक बैक टेस्टिंग हुआ, और आप करोगे भी तो पैसे तो लिमिटेड होंगे, बिगनर्स के पास तो पैसे तो लिमिटेड रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप जितने चार्ट को स्टडी करोगे सब में आप पैसे लगा दोगे, कुछ में लगाओगे, कुछ में बस ऐसे ही फ्रंट टेस्टिंग करके देखते रहोगे। ठीक है, जो कि मैं आज भी करता हूँ। ठीक है, अब आपने इस तरीके से छोड़ दिया प्लेस करके, जब भी प्राइस यहाँ पे आई तो अब आप देखो क्या इसने आपको 1:2 का टारगेट दिया, यहाँ पे ही है, सेलिंग प्रेशर तो यही कहीं से आया था, 1:3। देखिए क्या डिमांड सप्लाई काम कर रहा है, देखिए ये जो कैंडल बना इसका जो बेस कैंडल है उसके बाद ये ड्रॉप है, तो यहीं से ये कैंडल बना, डिमांड जोन भी काम कर रहा है, सप्लाई जोन भी काम कर रहा है, 1:2 से ज्यादा का टारगेट भी दे दिया है। तो इसको जब प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ से ये गई, 1:2 का टारगेट दे दिया, आप डायरी में नोट कर लोगे कि यहाँ पे जो हमने डीआईटी ट्रेड प्लान किया था, या जो भी मंथली ट्रेड जो प्लान किया था, एमआईटी ट्रेड, वो एमआईटी ट्रेड हमारा चल गया कैनरा बैंक में, जहाँ पे हमारी एंट्री ये थी, स्टॉप लॉस ये था, और 5 बेस कैंडल वाला था, 6 आउट ऑफ 7 था मंथली के लोकेशन पे, हमने 1:3 का टारगेट अचीव कर लिया। ये आपका फ्रंट टेस्टिंग हो गया। इस तरह से आप ये डेटा बनाओगे। देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्टकट, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और मैं एक भी चीज ऐसी नहीं बोल रहा हूँ जो चीज मैंने नहीं किया है, मैंने हर एक चीज किया है। आपको कम से कम तो 3 से 4 डायरी फिल करनी होगी, कोई भी चार्ट पकड़ लो, निफ्टी के चार्ट पकड़ लो, निफ्टी 200 पकड़ लो, निफ्टी नेक्स्ट 50 पकड़ लो, निफ्टी 500 पकड़ लो। और इस वजह से क्या होगा, आप जब जाओगे इस चार्ट में तो जरूरी नहीं है आपको हर एक चार्ट, बट यू विल बी अवेयर ऑफ
यू विल बी अवेयर ऑफ यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड स्टॉक्स है 5,000, आपको यहाँ पे नहीं कुछ तो शेर खान में आपको कम से कम 1200 2000 के आसपास का ये स्टॉक्स है, टोटल 2000 के आसपास है। अब इसमें से आप जाते हो एंड फिल्टर आउट करके ये लेके चलो कि 2000 में 10%, हमको 200 स्टॉक्स ऐसे चुनने। अब एक एक करके आप सबकी स्टडी करते हो, और स्टडी करने में आप देखते हो कि जरूरी नहीं है कि हर एक चार्ट जो होगा ना, हर एक चार्ट जरूरी नहीं है कि हर एक चार्ट आपको डिमांड सप्लाई फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन जो चार्ट आपके अनुसार डिमांड सप्लाई को फॉलो कर रही है, एक वॉच लिस्ट बना लो, उसमें आप उसको ऐड करते रहो, ऐड करते रहो, ऐड करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, फ्रंट टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग करोगे। लेट्स से कि यहाँ पे 3 महीने लगे और यहाँ पे भी 3 महीने लगे, तो टोटल 6 महीने तो हो गए, 6 महीने चले गए, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 6 महीने चले गए, ठीक है। अब अभी तक आपने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाए, ठीक है, पैसे नहीं लगाए। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एक डेटा निकालते हो, आपके पास मतलब बोला जाता है ना, आज के डेट का जो मनी है वो डेटा ही है, डेटा इज रियल मनी। तो आपने डेटा निकाला, डेटा ने आपको क्या दिया पता है, डेटा ने आपको फैक्ट दिया। फैक्ट क्या दिया कि आप जो कंसेप्ट को फॉलो करते हो उसकी एक्यूरेसी क्या है, कि मतलब सपोज सपोज आपने डेटा को ये देखा डिमांड सप्लाई थ्योरी से कि आपने बैक टेस्टिंग और फ्रंट टेस्टिंग करके आपने 100 ट्रेड ढूंढे, मिनिमम 100 ट्रेड आपने ढूंढे, और उस 100 ट्रेड में हो सकता है कि आपको 25 50 100 जो भी आपका एक्यूरेसी रहा, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगेन ये एक नया फंडा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये शेयर मार्केट नहीं है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एंड शेयर मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कभी भी किसी और पे उंगली नहीं उठा सकते हो। यू आर मेकिंग प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू आर मेकिंग लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ यू, देयर इज नोबडी एल्स जिस पे आप ब्लेम कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आपने जैसे यहाँ पे 100 ट्रेड का बैक टेस्टिंग फ्रंट टेस्टिंग किया, आपने देखा कि उसमें से 30 में एसएल हो गया, 30 में एसएल हो गया, फिर भी आप देख रहे हो कि आपको क्या है कि 70 में आपको 30 में एसएल हुआ और 70 में आपको 1:2 का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो आपकी एक एक्यूरेसी हो गई, आपकी एक्यूरेसी हो गई, यहाँ पे आप अपनी एक्यूरेसी देखोगे कि एक्यूरेसी आपकी, एक्यूरेसी क्या हो गई आपकी 70% की हो गई, 70% की हो गई। अब जब इस 70% की आपकी एक्यूरेसी हो गई, अब बेस्ड ऑन दैट अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे गेम में इंटर करना है। मतलब गेम में इंटर करने का मतलब नहीं होता है कि अरे यार मतलब टूर्नामेंट चल रहा है तो टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस होती है ना, तो अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मैच खेलनी है। प्रैक्टिस मैच कहने का मतलब जो अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उस चीज को सुनिए, वो भी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ही है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगी आपके इमोशन इन एनी वे, आप प्रॉफिट में रहो तब या लॉस में रहो तब, या फिर आपकी मतलब पूरा मतलब इमोशन का तो ये समझो कि बोला ना कि 100% kind of 100% you will be able to control in it even you have a 9 digit 10 digit figure in your portfolio, trust me। ये मैं फेल प्रूफ बता रहा हूँ, अपने पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको अब आपको डिपेंडिंग ऑन आपकी जो भी है करंट सिचुएशन में, जब आपने अब इस 2 स्टेज में आपने 3 महीने लगाए या इस 2 स्टेज में आपने 6 महीने लगाए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से कि आप यहाँ पे 6 महीने लगा दिए, लेट्स से यू आर वेरी स्लो कछुआ की चाल में, तो आपका 6 महीने लग गया यहाँ पे, ठीक है। आप जॉब भी कर रहे हो उसके साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, सैटरडे संडे भी देख के दिन के 1-2 घंटे भी दे रहे हो ना, और सैटरडे संडे दे रहे हो, मतलब वीक में सैटरडे संडे हो गया, जिसमें से आप कैलकुलेट कर लो कि कम से कम 5 से 10 घंटे आपको देने, सैटरडे और संडे मिला के आपको कम से कम, सैटरडे में आपने 5-7 घंटा दिया, संडे में आपने 5-7 घंटा दिया, तो 15 से 20 घंटे आपको सैटरडे संडे के हो गए, और 1-1 घंटा मंडे टू फ्राइडे आपने दे दिया, 5 घंटे इधर से हो गए, तो मतलब 25 से 30 घंटे आप हफ्ते का निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं कमिटमेंट, कि मैं 30 घंटे स्टॉक मार्केट को दूंगा ही दूंगा। तो ये ना जो 2 स्टेज है 6 महीने काफी है, ठीक है। अब आते हैं आप प्रैक्टिस मैच में, और आपका जो ही रिस्क है जो ही है, लेट्स से कि आपने क्या किया, और ये तो मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम मिनिमम ये लेके चलिए इधर 25 के या 50 के, जो भी आपके लिए फिजिबल है, जो भी आपके लिए फिजिबल है, ठीक है। देखो करने को आप 10,000 भी लेके आ सकते हो, लेकिन अगेन वही चीज है कि आपको टारगेट तक रुकना है, तो आपको नहीं पता है ना कि कितने दिन में कौन सा स्टॉक आपको टारगेट देगा। आपके पास उतना तो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए ना, जिसमें आप ये जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट किए हो आगे शॉर्ट रेट ले सको अगले 3 महीने में। तो ये चीज आपको क्या करना है, अगले 3 से 6 महीने में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। अब ये जो प्रैक्टिस होगा, अब इसमें आप 3 महीने भी लगा सकते हो, 6 महीने भी लगा सकते हो, 5 महीने भी लगा सकते हो, 2 महीने भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे 30 घंटा देने से नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा आप पे। मैं चूंकि फुल टाइमर शुरू से ही रहा, तो मैं दिन के 15 घंटे 17 घंटे देता था, 18 घंटे तक देता हूँ चार्ट को, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाया और सब में मैंने पैसे लगाए। और आज मैं रिस्क मैनेजमेंट जो बताऊंगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा कि लेट्स से आप हर एक स्टॉक की जो भी आपने स्टडी किया, डिमांड जोन मार्केट के या सप्लाई जोन मार्केट के जो भी है, ठीक है, आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को आपने क्या किया, अपनी जो एक्यूरेसी है जो भी यहाँ पे आपने देखा बैक टेस्टिंग फ्रंट टेस्टिंग, इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आपके लेवल पे स्टॉक्स आएगा आंख मूंद के बाय करोगे, डिपेंडिंग ऑन लेट्स से आप 1 क्वांटिटी बाय करो या 5 क्वांटिटी बाय करो या 10 क्वांटिटी बाय करो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो किसी रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लाने के लिए कर रहे हो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपका स्किल सेट आपको पैसा बना के नहीं देता है, आपका कॉन्फिडेंस आपको पैसा बना के देता है।
तो इस पूरे ये जो थर्ड स्टेज जो है ना, एक्चुअली आप फर्स्ट स्टेज के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए, सेकंड स्टेज के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, थर्ड स्टेज के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल तक चले जाएगा, मतलब वहां तक चले जाएगा कि नाउ यू आर रेडी टू विन द बैटल, लीव अबाउट यू आर रेडी टू फाइट द बैटल, यू आर रेडी टू विन द बैटल, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड स्टेज आप जब क्रॉस करोगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, जो चीज मैंने किया है कि मैक्सिमम आप 500 रुपया का रिस्क ले सकते हो, मैक्सिमम। अब इस रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है, इस रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है, इस चीज को मैं अभी रिस्क मैनेजमेंट में जाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम एक स्टॉक में आपको 500 रुपये का ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा का नहीं लेना है जी बिगनर। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे वो रिस्क कैलकुलेट करें कि वो 500 रुपये का ही होगा, वो डिपेंड करता है। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, है बहुत बोरिंग चीज, ये प्रोसेस सारे ना बहुत बोरिंग है, लर्निंग फिर भी एक्साइटमेंट है, इसमें भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है ना, आप लेट्स से सोचो कि आपने एक क्वांटिटी बाय की कोई स्टॉक्स, ठीक है, और उस स्टॉक्स को आपने बाय किया, लेट्स से कि आपका रिस्क उसमें 50 रुपया का था, एक क्वांटिटी बाय की, 50 पॉइंट का आपका उसमें स्टॉप लॉस था, ठीक है, तो 1:2 आपका टारगेट हो गया, तो 100 रुपया का आपका टारगेट, 1:2 से 100 रुपया का जब टारगेट होगा, अब लेट्स से कि इस चीज को पॉइंट को आपको मे बी 10 दिन लग गया टारगेट अचीव करने में, 10 दिन लग गया, 5 दिन लग गया, कभी 30 दिन भी लग गया, डिपेंड करता है, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऑन एन एवरेज यदि अच्छी क्वालिटी का जोन होगा ना, तो एक वीक से 10 दिन बहुत हो गया ऑन एन एवरेज, ठीक है, यदि क्वालिटी का जोन होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इतना इंतजार करने के बाद आप 100 ही रुपया बना सकते हो एक क्वांटिटी, तो मैं इसलिए बोला थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, आप डिपेंड करता है, आप 500 की जगह पे 200 रुपया का रिस्क लो, आप 50 रुपया की जगह पे 100 रुपया का रिस्क ले लो, या 200 रुपया का रिस्क ले लो, या 300 रुपया का रिस्क लो, बट जितने का भी रिस्क लो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यदि आप 500 रुपया का हर एक स्टॉक्स में रिस्क लेके चलते हो, तो जब आपके पास 50,000 रुपीज है, तो 50,000 डिवाइड बाय 500 कितना हो जाएगा, 50,000 1000 बाई 500 आपको डिवाइड बाय 200 में पड़ 500, जाएगी। तो ये 500 100, ये 100 हो 500। गया, 100 हो गया, हाँ तो यू हैव, हाँ जब हाँ। आपके पास 50 के का कैपिटल रहेगा, आपके पास इतना तो बैंडविड्थ है कि आप 100 ट्रेड कर सकते हो, राइट। 100 ट्रेड कर सकते हो। अब जो आपने यहाँ पे डेटा निकाला है बैक टेस्टिंग करके, अब यहाँ पे उसी चीज को इंप्लीमेंट किया है, मतलब प्रैक्टिस मैच खेला है, और आपने टोटल 100 ट्रेड किए हो, मे भी इसमें अनदर 3 महीने लगे, या लेट्स से आप ज्यादा नहीं टाइम दे पा रहे हो तो 6 महीने लग गए, और 6 महीने में आपने ये 100 ट्रेड किए, फिर आप चूंकि यहाँ पे आप पैसे लगा के किए हो, जैसे प्रैक्टिस मैच में होता है ना, यू प्रैक्टिस क्या, आपको लेट्स से कि बाउंसर बॉल में तकलीफ आ रही है, तो बाउंसर को कैसे खेलना है, या स्कूप शॉट कैसे खेलना है, या यॉर्कर को कैसे प्ले करना है, आउट स्विंगर को कैसे प्ले करना है, इन स्विंगर को कैसे प्ले करना है, स्लोअर बॉल को कैसे खेलना है, या प्रैक्टिस करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे जब आप पैसे लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक्चुअली काइंड ऑफ एक विजुअलाइजेशन हो गया कि आप रियल गेम ही प्ले कर रहे हो, प्रैक्टिस मैच को आप इस वे में पैसे लगा के जब कर रहे हो, एक्चुअली में आप रियल गेम प्ले कर रहे हो, और जब आप ये चीज कर रहे हो, तो जितने भी स्टॉक्स आप बाय किए हो, हर दिन कहीं ना कहीं आप उसके डेली कैंडल को बनते हुए देखोगे, फिर वीक खत्म होगा तो वीकली कैंडल को बनते हुए देखोगे, फिर मंथली कैंडल को बनते हुए देखोगे, और ये सब चीज आप डायरी में नोट करते चलोगे, डायरी में नोट करते चलोगे, एकदम टू कॉपी, मतलब आपको जर्नी को कोई समझना और जानना चाहे ना, तो आपकी डायरी देख ले, उसको समझ में आ जाए, इस तरह से आपने बना दिया, समझ लो आप ये। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये गेम प्ले कर लिया, और आपको दिखा कि जो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला, वही मेरे को यहाँ पे भी मिला 70% का, ठीक है, और मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ गया था, तो 70% की जगह पे 80% का, और लेट्स से कि आपको यहाँ पे 50% ही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% ही आया, फिर भी 1:2 के हिसाब से आप तो प्रॉफिटेबल ही रहे ना, सिंपल सी बात है। आप सब कुछ थोड़े सीख गए हो, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे कि अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, यदि 50% आया तो आप अपने मेंटर के पास जाओ, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है, आप जो पूरे 100 ट्रेड किए हो उस लिस्ट को लेके आप अपने मेंटर के पास जाओ, उसको बताओ आप कि मैंने ऐसे इस लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये मेरे को इस लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड लिया, इस लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, ये 50 में एसएल हुआ है और 50 में मुझे 1:2 का टारगेट मिला है, नुकसान आपका फिर भी कैपिटल का नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बूस्ट तो नहीं हुआ ना, कि डेटा यहाँ पे 70% निकला, यहाँ पे 50% हुआ, कुछ भी बचाओ, हो सकता है, पॉसिबल है, कभी ऐसा सिनारियो है कि सिचुएशन कुछ ऐसा है, मार्केट का सेंटीमेंट कुछ ऐसा है कि उसमें एसएल ज्यादा खा रहे हैं, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिमांड जोन वैसे नहीं मिल रहे होंगे, सप्लाई जोन वैसे नहीं मिल रहे होंगे, और या फिर आप 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड नहीं कर रहे हो, कुछ भी रीजन हो सकता है या तो 70% हो, 80% हो, क्या हो सकता है, जो डेटा आपको निकला था उससे 70% से 80% हो सकता है, या 70% से 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, यही होगा। तो यदि 50-60% हुआ तो आपको पता है कि यू नीड टू वर्क ऑन, यू विल गो बैक टू योर मेंटर, एंड आप क्रॉस चेक करोगे अपना डेटा के साथ, और ये आया या 70% भी रहा, तो नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि यू नो हाउ टू प्ले द गेम, नाउ यू नो फ्रॉम इनसाइड कि अब मैं गेम खेल सकता हूँ, ठीक है, अब मुझे गेम खेलने के लिए जितना विश्वास अपने अंदर होना चाहिए था वो हो चुका है मेरे अंदर, ठीक है, यदि 70-80% मेरी एक्यूरेसी हो गई तो, ठीक है, ये कंडीशन है कि इफ 70% आपकी एक्यूरेसी है, 70% एक्यूरेसी थर्ड स्टेज में आप पहुंच गए तो अचीव्ड, और मेरा ये मानना है कि आराम से आप पहुंच जाओगे, ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब आता है जहां पे अब आप एक्चुअली में लेट्स प्ले द गेम, लेट्स प्ले द गेम। अब आपका क्या है, अब आपको पता ही है ना कि बॉस कुछ भी होगा मैं 10 में तो 7 बार सही रहूंगा ना,
तो मैं जहां पे 5 क्वांटिटी लेकर ट्रेड कर रहा था, या 1 क्वांटिटी लेकर ट्रेड कर रहा था, या 10 क्वांटिटी को लेकर ट्रेड कर रहा था, अब मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। लेट्स से कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ट्रेड में 1000 रुपया का लॉस ले सकता हूँ, 1000 रुपया का लॉस ले सकता हूं, मतलब कि मैं अब अपना रिस्क रिवार्ड जो होगा, रिस्क स्लैश रिवार्ड जो होगा, ठीक है, यदि मैं उसको 1:2 भी रखूं, 1:2 भी रखूं, तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे लेट्स से कि आप 1000 रुपया का रिस्क लेते हो, यहाँ पे आप रिस्क हो गया आपका लेट्स से कि 1000 रुपया का, ठीक है, तो आपका रिवार्ड मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा आपका 2000 का, यही होगा। अब आप इस तरह से प्ले कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके पास इतना कैपिटल है। सिंपल सी बात है, इस तरह से आपको गेम प्ले करना है अब, ठीक है। अब अगले 3 महीने 6 महीने इस तरह से गेम प्ले करना है। पहले आप 500 का स्टॉप लॉस ले रहे थे, आप 1000 रुपया का स्टॉप लॉस ले रहे हो। 500 के स्टॉप लॉस में आपको 1000 का रिवार्ड मिल रहा है, 1000 के रिस्क में 2000 का मिल रहा है। अब जैसे जैसे आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होते जा रहा है, आप उसी तरह से अपने रिस्क को बढ़ाते चलो, रिवार्ड बढ़ते जाएगा। रिस्क कैसे बढ़ेगा? रिस्क बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पहले हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते थे तो अब मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने लगूंगा, ऐसा नहीं होता है। रिस्क मतलब होता है कि पहले मैं 10 क्वांटिटी से प्ले कर रहा था, अब मैं वहीं पे 50 क्वांटिटी से प्ले करूंगा। तो 10 क्वांटिटी में लेट्स से कि मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा था, तो मेरा टोटल रिस्क 500 का था। अब मैं 50 क्वांटिटी से प्ले कर रहा हूं, अब मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो अब मेरा रिस्क 2500 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको 500 के रिस्क में आपको यहाँ पे 1000 रुपीज मिल रहे थे, तो यहाँ पे आपको 2500 की जगह पे रिस्क में 5000 रुपया भी तो मिलेंगे। ये आपके रिस्क रिवार्ड हो गए। समझ में आया ये चीज? क्लियरली समझ में आया? यस ये यस यस आपका यस। हो गया, ये आपका हो गया कि इस तरीके से आप अपने इमोशन पे आप इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक बिगनर के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप कितना भी शॉर्टकट मार लो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है।